सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट का जो है चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला बात यह है कि अगर आप लुसेंट रखेंगे और इस तरह से टिक लगा लेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने पास लुसेंट रखें और इस तरह से टिक लगा लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास यदि अनुभव है तो आप खुद से लगा सकते हैं, नहीं अनुभव है कि क्या पढ़े और क्या छोड़ दें, तो उसके लिए आपको खुद टिक लगा लेना चाहिए और वीडियो बार बार देख करके रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम तैयारी करने चलते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना चाहिए या क्या छोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और देख लीजिए कि हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट है और जो जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं सब चीज़ों का टिक लगाया गया है और उन्हीं सब चीज़ों से पूछे ही जाते हैं बार बार। हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है और एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कम समय होता है और सब चीज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए कम कन्फ्यूजन के लिए इन चीज़ों को आपको ध्यान दे देना ज़रूरी होता है और बार बार अगर इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। चलते हैं, यहाँ हम पहले पीछे 2-3 वीडियो आपको बना के दे चुके हैं और ये हमको लग रहा है कि अब इस वीडियो के बाद अब एक और वीडियो आएगा जो कि केमिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम बायोलॉजी बताएंगे। यहाँ प्रथम नियम है फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम से बताया गया है कि उसने नियम जो दिए हैं क्या क्या दिए हैं। प्रथम नियम उसने बोला है कि जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है इलेक्ट्रोड पर तो मुक्त होने वाले पदार्थ का मात्रा जो होगा वो धारा के अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा? धारा के अनुपात में। इस याद रखिएगा कि पदार्थ की मात्रा का अनुपात धारा के अनुपात में होता है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। और फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है कि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो वैद्युत अपघटन का जो धारा होगा, जो प्रवाहित धारा होगा वो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा के समानुपाती होगा। तो एक तरफ बोला है कि यहाँ की मुक्त धारा, पहला नियम में बोला है कि मुक्त होने वाला जो पदार्थ की मात्रा होगा वो धारा के परिणाम के बराबर होंगे, और दूसरी तरफ बोला है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो धारा प्रवाहित हो रहे हैं वो पदार्थ के समानुपाती होंगे। बस यही फैराडे का फर्स्ट और सेकेंड लॉ है। इस लॉ से पूछ लिए जाएंगे कि फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ क्या बताता है, तो इस दोनों बातों को याद रखेंगे तो आप क्लियर रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि एक फैराडे का मतलब क्या होता है। एक फैराडे का मतलब होता है 96,494 कूलॉम होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक फैराडे का मतलब यही होता है। और फैराडे से हम धारिता को भी मापते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। वैद्युत अपघटन का उपयोग हमारे जीवन में कहाँ होता है, इनको जानेंगे। विद्युत लेपन में होता है वैद्युत अपघटन का प्रयोग। क्यों होता है? आकर्षण बनाने के लिए होता है। किसी चीज़ को अगर अट्रैक्टिव करना है तो आप उस पर लेप चढ़ा दीजिए तो आप वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब किसी पर सोना का पानी, आपने सुना होगा कि सोने का पानी चढ़ा है, इसका मतलब वो लेप चढ़ा हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद है मुद्रण में होता है। मुद्रण का मतलब है उद्योग धंधा में अगर किसी भी प्रकार का छपाई उपाई करना है तो वहाँ पे हम वैद्युत अपघटन का प्रयोग कर लेते हैं। धातु के शोधन में भी होता है। तांबा का, चांदी का, सोना का शुद्ध करने के लिए वैद्युत अपघटन प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो ये फैराडे के जो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया बनाए गए हैं ये हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग आते हैं हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर भी है। यहाँ देखिए वैद्युत अपघटन का जो प्रयोग होता है धातु कर्म विज्ञान में भी होता है। अब धातु कर्म विज्ञान में कौन कौन से धातु के लिए होता है? सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए। इन सभी का निष्कर्षण होता है, मतलब इनको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद है कि आपको रासायनिक यौगिक निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, औषधियाँ बनाने के लिए एवं कार्बन तथा अकार्बनिक यौगिक बनाने के लिए। ये हमारे जीवन में इसके प्रयोग होते हैं। उसके बाद है गैल्वेनिक सेल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इसी को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए भी विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रोड जो है ना 2 भाग के बने होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होता है उसको एनोड कहते हैं। तो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड के कितने भाग है? 2। एक भाग एनोड होता है, दूसरा भाग कैथोड होता है। लेकिन किस भाग पर ऑक्सीकरण होता है? तो ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अवकरण जो है ना कैथोड पर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अवकरण और ऑक्सीकरण, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो आपका एग्जाम इससे नहीं छूटेगा।
अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ईंधन का। ईंधन जो होता है वो ऊष्मा प्रदान करने वाला और ऊर्जा प्रदान करने वाला चीज़ें होती हैं, और ईंधन की विशेषताएं से पूछे जाते हैं प्रश्न, याद रखिएगा। ईंधन कैसा होना चाहिए, तो सस्ता होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, इसको भंडारण में हमको मतलब समय नहीं लगना चाहिए, भंडारण करने में दिक्कतें नहीं होना चाहिए, कठिनाई नहीं होनी चाहिए उस रखने में और लाने में, ले जाने में। इस तरह के ईंधन को हम, ये अच्छा ईंधन की विशेषता यही होता है। उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ये सारे चीज़ से पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ईंधन की विशेषताओं से आपसे पूछे जाएंगे, तो ये सारे चीज़ देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद है गैसीय ईंधन की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो गैसीय ईंधन की विशेषता में भी वही लगभग वही सारी चीज़ हैं। धुआं नहीं बनना चाहिए, आसानी से बुझ जाना चाहिए, ये सब गैसीय ईंधन की विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं कि ईंधन के बारे में, जो ईंधन के बारे में बताया, एक कोल गैस होता है वो ईंधन होता है। इसमें जो है हाइड्रोजन 55% होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये बना होता है कोल गैस। तो कौन कौन से, किस गैस की मात्रा, किसका सबसे अधिक मात्रा होता है, हाइड्रोजन का अधिक मात्रा होता है, इस बात को ध्यान में रखना है कोल गैस में। एक होता है भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का बना होता है और हाइड्रोजन का बना होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। भाप अंगार गैस में कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं और H2 बोलते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों का मिश्रण भाप अंगार गैस है। इतना ही आपसे पूछेगा कि भाप अंगार गैस में कौन कौन से तत्व या पदार्थ होते हैं। उसके बाद है एक वायु अंगार गैस होता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अर्थात CO और प्लस N2। वहाँ पे CO प्लस हम पढ़े थे, H2 यहाँ पे N2 है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होते हैं, N2 होते हैं, नाइट्रोजन जिसको कहते हैं। उसके बाद होता है एक तेल गैस भी होता है। तेल गैस में क्या होते हैं, तेल जो गैस होता है ये मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन आदि का बना होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिर्फ इससे पूछे जाएंगे कि कौन चीज़ से बने हैं। प्राकृतिक गैस में आपको पता है, सबसे पहले आप पढ़ चुके होंगे कि भाई मीथेन जो है ना सबसे अधिक मात्रा में हो। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव पूछ लिया जाता है तो मीथेन गैस है। उसके बाद एथेन मिला होता है। याद रखिएगा इसमें कितना % रहता है, तो इसमें 83 और 16% का जो है ना मिश्रण है प्राकृतिक। मीथेन कितना % है और एथेन कितना, ठीक है, इस बात को ध्यान में पूछ लिए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस सब में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पता होगा आप लोगों को। कोयला के बारे में बताया है कि कोयला, भाई कोयला कैसे, किस प्रकार के होते हैं। तो कोयला के प्रकारों से भी पूछ लिए जाते हैं। कोयला के प्रकार पीट है, लिग्नाइट है, ब्यूटिमिनस है और एंथ्रासाइट है। ये कोयला के प्रकार होते हैं, ठीक है। कोयला निर्माण प्रथम अवस्था बोला है, पीट कोयला का निर्माण प्रथम अवस्था है, मतलब सबसे पहले अगर कोई कोयला बनता है तो पहले पीट बनता है। इस बात याद रखिएगा कि जो कोयले का निर्माण है वो पहली बार कौन बनता है, तो पीट बनता है। सर्वोत्तम अगर कोई कोयला है तो एंथ्रासाइट है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सर्वोत्तम कोयला जो है एंथ्रासाइट है। संसार का अधिकांश कोयला ब्यूटिमिनस है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, ब्यूटिमिनस। लेकिन सबसे अच्छा कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट। इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है लिग्नाइटों को भूरा कोयला कहा गया है। तो भूरा कोयला के नाम से कौन जाना जाता है, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कोयला का अंतिम अवस्था होता है। तो शुरुआती अवस्था और अंतिम अवस्था, दोनों अवस्था मैंने बता दिया है। पीट जो है ना शुरुआती अवस्था है और एंथ्रासाइट जो है ना अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था वाला कोयला ही सबसे अच्छा होता है। बीच वाला कोयला जो होता है मीडियम होता है। संसार में सबसे अधिक कोयला ब्यूटिमिनस है, अर्थात बीच वाला कोयला है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है, जो सबसे मतलब कम मात्रा में पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। कोयले के बारे में ये सारी जानकारी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कोयले का भंजन स्त्रवण विधि से प्रयोग मतलब में लाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। बॉयलरों, इंजनों और भट्ठियों में ईंधन के रूप में ये काम करता है। मतलब बॉयलरों में, इंजनों में और भट्ठियों में ये सब जो है ईंधन के रूप में काम करता है और कोल गैस बनाने में काम करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोल गैस बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की बात। हमने कोयला के बारे में जितना भी डिटेल्स था मैंने बता दिया है। उतना अगर याद रखते हैं कोयला के बारे में तो उससे ज़्यादा कुछ पूछे नहीं जाएंगे। पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम जो है ना भूरे काले रंग का एक तैलीय द्रव पदार्थ होता है। इसका रंग ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं भूरे काले रंग, ठीक है। कभी कभी बच्चे पीले रंग मार देते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भूरे काले रंग होते हैं। विशेष प्रकार का गंध होता है इसमें, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ये हाइड्रोकार्बन
जो है ना हाइड्रोकार्बन है, कोयला जो है ना एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। गंधक का मिश्रण होता है इसमें गंधक मिला हुआ होता है। आगे है कच्चा पेट्रोलियम, जो है ना प्रभाजी आसवन विधि से हम मतलब पेट्रोलियम तैयार करते हैं। पेट्रोलियम प्राप्त करने का कौन सा विधि है, तो प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन से कई बार पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोला है पदार्थ जो है प्रभाजी आस्त्रावन विधि से एस्फाल्ट, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ये सब ईंधन का जो है ना प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पेट्रोलियम का मेन चीज़ जो है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का बना होता है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस जो होगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का बना होगा। मुख्यतः नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन होता है इसमें। मुख्य रूप से अगर अवयव पूछेगा तो नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन पाया जाता है पेट्रोलियम में, इसलिए मुख्य चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका उष्मीय मान उच्च होता है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ज्वलन ताप की बात कर लेते हैं कि ज्वलन ताप क्या होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसी को हम ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मोटा लकड़ी है और जिस ताप पर ये जलना लगेगा इस लकड़ी का ज्वलन ताप वही होगा। एक मोटा लोहा है, जिस ताप पर ये गलना शुरू कर देगा तो ये लोहे का जो है ज्वलन ताप वही होगा। तो जिस पर वो गलना या जलना शुरू कर दे उसी को हम ज्वलन ताप कहते हैं। दहन एक रस ऑक्सीजन, दहन जो है ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है। याद रखिएगा, दहन वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश मिलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। दहनशील और ज्वलनशील पदार्थ, तो जो पदार्थ जलने लायक होता है वो दहनशील या ज्वलनशील कहलाते हैं। जैसे कार्बन जलते हैं, गंधक जलते हैं, मोमबत्ती जलते हैं, मैग्नीशियम जलते हैं। तो ये सारे किस श्रेणी में आ जाएंगे, दहनशील पदार्थ के श्रेणी में आ जाएंगे। अदहनशील पदार्थ जो नहीं जलते हैं, जैसे बालू हो गया, पत्थर हो गया, मीट हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब अदहनशील होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दहनशील कौन होता है। दहन को जलाने में जो मदद करता है उसको हम दहन का पोषक कहते हैं। तो दहन को जलाने में मदद कौन करता है, ऑक्सीजन मदद करता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि दहन को जलाने में कौन मदद करता है, ऑक्सीजन मदद करता है। दहन का अपोषक मतलब दहन को बुझाने में कौन मदद करता है, तो सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन नहीं होती है बोला है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं जो है ना दहन नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दहन का अपोषक है, अर्थात अगर जहाँ पे कोई चीज़ जल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में छोड़ दीजिएगा तो वो बुझ जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि पेट्रोलियम पंप पर जो है एक टंकी टंगा होता है और वहाँ उसमें गैस जो डाला होगा वो जो होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है, ताकि वो जैसे ही कोई चीज़ अगर जलना शुरू कर दे तो उसको छोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण जो दहन जो है ना दहन का प्रभाव कम जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, जलाने में मदद कौन करता है, ऑक्सीजन, और जलाने में जो है रोकता कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया। दहन के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को ध्यान में रखना है, क्योंकि शर्तों से पूछ लिए जाते हैं कि दहन के लिए क्या जरूरी है। दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जलने वाला, ठीक है। पोषक पदार्थ होना चाहिए, मतलब जलाने के लिए जो मदद करता है वो होना चाहिए, और ज्वलन ताप होना चाहिए। ये तीन शर्तें हैं जो दहन के लिए होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा, किसी भी पदार्थ का दहन नहीं होगा। या तो ज्वलन ताप नहीं होंगे तो नहीं होंगे, या तो पोषक पदार्थ नहीं होंगे तो नहीं होंगे, या दोनों है लेकिन जलने ही वाला पदार्थ ना है तो क्या जलेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है, तीनों का होना जरूरी है। अब ये एक स्वतः दहन के बारे में याद कर लीजिए, एक ऐसा पदार्थ है फास्फोरस जो खुद जलना शुरू कर देता है, तो इसीलिए इसको हम स्वतः दहन कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है, तो फास्फोरस जो है ना स्वतः दहन अर्थात खुद से आग पकड़ लेता है। सफ़ेद प्रकार का जो फास्फोरस होता है ये खुद पकड़ लेता है। फास्फोरस एक लाल प्रकार का भी होता है, लाल प्रकार में खुद नहीं पकड़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए हम लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई के रूप में करते हैं, अर्थात जो सलाई होता है जो होता है वो उसमें लाल फास्फोरस लाल रंग का लगा होता है, जिसके कारण हम उस पर रगड़ते हैं काठी को तो क्या होता है, जलता है। तो वो स्वतः नहीं जलता है, सफ़ेद फास्फोरस स्वतः ही जलने लगता है। इसीलिए इसको हम उस तरीके से रखते हैं ताकि ये जले ना। विस्फोटक पदार्थ, पटाखा जो होता है ये सब विस्फोटक पदार्थ है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बायोगैस के बारे में पूछे जाते हैं एग्जाम से। अब बायोगैस के बारे में आप जान लीजिए, बायोगैस में क्या क्या होते हैं। मीथेन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो बायोगैस के अवयव को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से अवयव इसमें पाए जाते हैं। लगभग
बायोगैस इसमें लगभग 65% मेथेन होता है। तो जिस तरह से प्राकृतिक गैस में आपने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा मेथेन होता है, उसी तरीके से आपका बायोगैस में, लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ 83% आपने पढ़ा, यहाँ पर 65% पढ़ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, 83% और 65%। अब तो आपको लगेगा कि नहीं हम 65% पढ़े हैं, वहाँ 65% आप लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। 83% प्राकृतिक गैस में होता है और 65% आपका बायोगैस में होता है। दोनों में ही मेथेन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम अकार्बनिक पदार्थ, हमने एक सेक्शन को क्लियर कर लिया है। हमने बताया कि केमिस्ट्री में 2 सेक्शन है, केमिस्ट्री के अंतर्गत 2 सेक्शन है। एक सेक्शन आपका है कार्बनिक पदार्थ, जो कि मैंने कार्बनिक पदार्थ को आपको भलीभांति बता दिया है। अब एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसको हम अब सेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि ये आपका पहला, इसीलिए पहला चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। ये अकार्बनिक पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, तत्व के बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि तत्व के बारे में सबसे पहले किसने परिकल्पना किया, तो प्राउट ने किया। तो पूछा जाता है कि तत्वों का परिकल्पना सबसे पहली बार किसने किया, तो प्राउट। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद डोबेराइनर का त्रिक नियम आया, ठीक है, त्रिक सिद्धांत आया, जिसको ट्रिक नियम कहते हैं, त्रिक नियम कहते हैं। उसके बाद आपका है डूमा का सम्मूलक सिद्धांत आया। फिर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया। फिर उसके बाद है लोथर का मेयर का परमाणु आयतन आया। उसके बाद आपका मेंडेलिफ का आवर्त नियम आया। इस तरह से वर्गीकृत होते चला गया। तो आपको ध्यान रखना है, पहली परिकल्पना और डोबेराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये एग्जाम से पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरा का पूरा संभावनाएं हैं। कि परिकल्पना किसने किया, प्राउट। त्रिक नियम किसने दिया, डोबेराइनर। अष्टक नियम किसने बताया, तो न्यूलैंड। इतना बात आपको ध्यान ही रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो मेंडेलिफ। क्योंकि आवर्त सारणी को अगर किसी ने बनाया है पहली बार, तो मेंडेलिफ ही बनाया है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये परमाणु भार के अनुसार सजाया था, इसीलिए याद रखिएगा कि पूछेगा कि मेंडेलिफ ने किसके अनुसार जो है ना परमाणु भार को माने आवर्त सारणी बनाए थे, तो परमाणु भार के अनुसार उसने बनाया था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डोबेराइनर की बात। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित था, इसीलिए फेल मार गया। ठीक है, सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ इनका त्रिक सिद्धांत, जिसके कारण ये फेल मार गए। कारण विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। तो कहीं ना कहीं किसी में दोष होता है, तभी जाके वो फेल हो जाता है। तो इसलिए विश्वव्यापी सिद्धांत को इसने नहीं प्राप्त। अष्टक नियम में भी कुछ दोष थे। अब अष्टक नियम में क्या दोष थे, परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होते हैं। मतलब ज्यादा परमाणु भार जिस तत्व का होगा उस पर ये इसका नियम फेल हो गया। ठीक है। दूसरा जो बोला कि इसने बोला था, अष्टक नियम बताया था कि प्रत्येक 8वां के बाद 9वां जो भी आएगा वो पहले के अनुसार, तो बोला है 9वां तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता, न कि 8वें तत्व। ठीक है, 8वां तत्व बोल दिया कि कभी कभी 8वां तत्व भी समान गुण वाले आ जाते थे। ऐसी परिस्थिति में ये भी फेल मार गए। अब हम बात करते हैं मेंडेलिफ के द्वारा बनाए गए। तो मेंडेलिफ के मैंने आपको बता दिया कि भारों का आवर्ती फलन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेंडेलिफ का जो आवर्त सारणी बना उस किसके आवर्ती फलन थे, तो वो परमाणु भारों के। इस बात को ध्यान रखना है। मेंडेलिफ के आवर्त सारणी के बारे में पूछ लिए जाते हैं कि भाई जो क्षैतिज जो लाइन है उसको क्या कहते हैं। तो क्षैतिज लाइन को आपको उदग्र जिसको कहते हैं वो वर्ग कहते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, क्षैतिज लाइन को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। क्षैतिज लाइन, मेंडेलिफ के आवर्त सारणी के एक क्षैतिज थे, एक उदग्र थे। उदग्र लाइन को वर्ग कहा गया और क्षैतिज लाइन को आवर्त कहा गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उदग्र का मतलब होता है ऐसे और क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे। अर्थात परा लाइन जो होता है उसको हम आवर्त कहते हैं, जो खरा लाइन है उसको हम वर्ग कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है पढ़ने की, नहीं, बात यहाँ है कि आपको याद नहीं रहेंगे या कन्फ्यूजन बनी रहती है कि कौन खरा लाइन था और कौन परा लाइन था। ऐसी परिस्थिति में आपको रिवाइज करना और सुनना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आपको बताया जो खरा लाइन की संख्या जो थी वो आपको खरा लाइन की संख्या जो थी 9 थी और परा लाइन की संख्या जो थी 7। तो इसको आवर्त कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम वर्ग कह रहे हैं। तो पूछ लिया जाता है कि मेंडेलिफ का आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, तो सर 9 थे, वर्ग 9 थे। आवर्त कितने थे, 7, क्योंकि ऐसे वाली जो लाइन खींची गई थी वो 7 खींची गई थी और ऐसे वाली जो लाइन खींची गई थी वो 9 खींची गई थी। इसीलिए खरा लाइन और परा लाइन दोनों को याद रखना है। खरा लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, खरा लाइन को वर्ग बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे आपको वहाँ पे खरा और परा लाइन नहीं रहेगा, वहाँ पे क्षैतिज लाइन और उदग्र लाइन रहेगा। तो उदग्र को ध्यान रखना है और क्षैतिज को ध्यान रखना है, न कि खरा और परा को ध्यान रखना है। समझने के लिए खरा लाइन और परा लाइन मैंने बोला है।
उसके बाद मेंडलीफ ने कुल 63 तत्वों की खोज किया, मतलब 63 तत्वों की संख्या के बारे में बताया था कि भाई इतना है और आगे भी खोजे जाने की संभावना है। तो पहले इसीलिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान मतलब छोड़ दिए थे। तो पूछा जाता है, मतलब कहा गया था, मतलब कई बार एग्जाम में हमने देखे हैं कि पूछा गया था कि किसने आवर्त सारणी में अपने स्थान आगे में तत्वों को पाए जाने की संभावना व्यक्त किया था, तो ये मेंडलीफ। अब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की थोड़ा सा आपको विशेषता बता दे रहे हैं। तत्वों के अध्ययन में सुविधा बना दिया इसने, अर्थात कोई भी तत्व की जानकारी आपको लेना है तो आसानी बना दिया किसके, मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने। नए तत्व की भविष्यवाणी कर दी इसने, जैसा कि अभी बताए हैं। अनुसंधान कार्य में सहायता मिला इनके आवर्त सारणी से। तो ये सारे मेंडलीफ के जो है ना और तत्वों की संयोजकता संबंधी निर्णय इसने कर दिया था। तो ये सारे इनकी विशेषताएं हैं, आपको ध्यान रखना है। विशेषताएं से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी दोष थे। अब क्या दोष थे जिसके कारण फिर से नई एक आवर्त सारणी बनाई गई, और वो किसके द्वारा बनाई गई हम अभी बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन बनाया। इसके लिए आप देख लीजिए, पहले सबसे पहले इनके दोष जानिए। इन्होंने हाइड्रोजन के स्थान को फिक्स नहीं किया, विवादपूर्ण रहा। मतलब इनके लिए हाइड्रोजन के स्थान को फिक्स न होने के कारण ये विवादपूर्ण हो गया। ठीक है, समस्थानिकों का स्थान तो नियत ही नहीं था कि कहाँ पे समस्थानिक रहेंगे, इसीलिए ये दूसरा दोष मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। उसके बाद है समान गुण वाले तत्व, जैसे कॉपर हो गया, Hg हो गया, अर्जेंटम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ऑरम हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये सारे चीज जो है ना आवर्त सारणी के अंदर भिन्न भिन्न वर्गों में रख दिया गया, जबकि इनके सभी के समान गुण हैं, फिर भी अलग अलग जगहों पर रख दिया। भाई तो आपने किस तरह से सजाया, जो समान गुण वाले को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष देखे गए। तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि किन को जो है ना, किन के चलते विवाद पैदा ले लिया मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। तो ये सारे तीनों चीजों के लिए विवाद हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या किया कि आठवें वर्ग के 3 तत्व के एक साथ रखा गया। इससे आवर्त सारणी में अनियमितता उत्पन्न हो गई। मतलब 8वां वर्ग के जो 3 तत्व थे एक ही साथ रख दिया गया। ऐसी परिस्थिति में अनियमितता होना स्वाभाविक है, और इस तरह से यह धातु अधातु के तत्वों के बीच इसने कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया। तो यहाँ पे फेल मार गया मेंडलीफ, अर्थात मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है ना फेल। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की वर्णन करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अब नए आधुनिक आवर्त सारणी का जो जन्मदाता है वो मोसले हैं। ये ब्रिटिश है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मोसले कहाँ से थे, ब्रिटिश से थे, इस बात को ध्यान रखना है। अब बात कर ले तत्वों के नए विशिष्ट गुण की खोज की गई, जिसको हम परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तत्वों का एक सबसे और नए विशिष्ट गुण था, उसको हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। और इसी क्रमांक के आधार पर जो सजाया गया वो आधुनिक आवर्त सारणी है। यहाँ पे लिखा है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो रासायनिक और भौतिक गुण है किसके आवर्ती फलन है, तो परमाणु क्रमांक के। इस बात को ध्यान रखें, क्रमांक बदलेंगे उसके गुण बदलेंगे। क्रमांक ये याद रखिएगा, क्रमांक के अनुकूल उसके गुण भौतिक हो या रासायनिक। तो एग्जाम में पूछा गया है कि किस गुण परमाणु का क्रमांक कौन सा गुण दर्शाता है, भौतिक रासायनिक दोनों। तो भौतिक भी और रासायनिक भी और दोनों भी। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जिस तरह से वहाँ मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपने खरा लाइन और परा लाइन पढ़ा, यहाँ भी खरे लाइन और परे लाइन बनाए गए। लेकिन जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 परे लाइन थे, यहाँ भी 7 ही रखा गया। और इनके जो खरा लाइन था वो खरा लाइन की संख्या 2 गुना कर दिया गया, अर्थात 18 हो गए। कितने हो गए, 18। तो ये याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग और मेंडलीफ के मतलब अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पे बोला है 18 ऊर्ध्वाधर लाइन थे और क्षैतिज लाइन की संख्या कितनी थी, 7। स्लो कर रहा है। तो ये सारे ये देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी का थोड़ा सा ये ढांचा है, ये इसको दिखाना आप देख लीजिएगा। हाइड्रोजन पहले स्थान पर है, उसके बाद दूसरे आवर्त सारणी में जो है पहला आवर्त सारणी खींचा, उसके बाद एक वो हाइड्रोजन और एक वो हीलियम आपको दिखेगा। उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके सजाया गया है। ये चीज़ आप एक बार आवर्त को देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। हम बातें को आपको बता दे रहे हैं कि जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में यहाँ पे थोड़ा सा तुलना किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। इसने क्या किया था, भार को बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया, मतलब भार के अनुसार सजाया था, ये संख्या के आधार पर सजाया। ये पहले भी आप जान चुके हैं। इसमें 9 वर्ग थे,
इसमें 18। इसमें आपको धातु अधातु का विभाजन नहीं था, इसमें धातु अधातु अलग कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है तत्व अलग अलग नहीं प्रदर्शित है, मतलब कहने का मतलब समांतर संक्रमण तत्व अलग अलग प्रदर्शित नहीं है, यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो ये सारे चीज़ अंतर देखने को मिला और यही चीज़ आपको आवर्त दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर हीलियम है जो कि पहला आवर्त में है, दूसरा आवर्त में कौन कौन से तत्व है इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आवर्त सारणी की थोड़ा सा हम विशेषता बताएंगे आपको। विशेषता क्या होती है, विशेषताएं से पूछे जाते हैं। बोला जाता है कि आवर्त सारणी की अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धातुई गुण में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धातुई गुण जो है ना, दाहिना जाइएगा तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण वृद्धि हो जाती है, ठीक है। एक मिनट, हाँ कम हो जाता है, नहीं कम हो जाता है, ठीक वृद्धि। अधातुई गुण बढ़ जाती है, अधातुई गुण बढ़ जाती है और धातुई गुण कम हो जाता है। याद रखिएगा कि अगर आप दाहिना की ओर बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बढ़ने पर आपका जो है ना धातु कम हो जाएगा, अधातु बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बात को स्वाभाविक है, धातु कम हुआ तो अधातु बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है उसी तरीके से फिर अगर क्रियाशीलता की बात करें तो क्रियाशीलता भी घट जाती है, उसी तरीके से क्रियाशीलता भी घटती है, धातुई गुण घटती है। उसके बाद है आपका क्या है, संयोजकता जो है, संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाती है, यानी संयोजकता बढ़ जाती है, संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाती है। बाद में घटते शून्य हो जाती है, बाद में घटते हुए शून्य हो जाते हैं। संयोजकता से पूछा गया है कि भाई क्या संयोजकता पर असर पड़ेगा, तो पहले 1 से 4 हो जाएगा, 4 के बाद वो शून्य हो जाएगा, ठीक है, 4 के बाद शून्य हो जाएगा। तो पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है, इस बात को ध्यान में रखिए। संयोजकता के लेकर क्रियाशीलता मैंने बताया, धातुई मैंने बताया और संयोजकता मैंने बताया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर बढ़कर 8 हो जाती है। कहाँ तक हो जाती है, 1 से लेकर 8 हो जाती है। बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मकता की बात करें तो ऋणात्मकता बढ़ जाती है। अभी तक हमने कम होने की बात किया था, यहाँ 2 चीज में बढ़ने की बात किया था, एक संयोजकता और एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन याद रखिएगा ऋणात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऋणात्मकता बढ़ जाती है। क्योंकि आपको इस सिंपल सी बात याद रखना है, धातु अधातु, अगर आप धातु गुण घट रहा है इसका मतलब है क्या, ऋणात्मकता बढ़ रहा है, ठीक है। धातु गुण बढ़ेगा तभी जाकर के ऋणात्मकता बढ़े, मतलब घटेगा, नहीं तो धातु गुण घटेगा तो इसका मतलब है ऋणात्मकता बढ़ेगा। ऋणात्मकता और धातुई गुण में एक दूसरे का अपोजिट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऋणात्मकता पूछा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद है आयनन विभव का मान बढ़ जाता है, आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। उसके बाद है आपका आकार, परमाणु त्रिज्या घट जाता है, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है, घट जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को याद रखिएगा, सीधा असर है, लेकिन आयनन विभव और ऋणात्मकता उल्टा असर है धातु का, आगे समझ में। और उसके बाद है एक है ऑक्साइड, भौस्मिक गुण जो होंगे, भौस्मिक गुण घटेंगे, भौस्मिक गुण भी घटेंगे। तो क्या घट रहे हैं, इन तीनों को चीज को याद रखिए। एक तो मतलब सारे चीज घट ही रहे हैं, सिर्फ 3 ही चीज बढ़ रहे हैं। एक आयनन विभव बढ़ रहे हैं, एक काम तो कर रहा है, तो अभी हमने आपको बताया कि भाई क्या क्या चीज, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बढ़ क्या क्या रहा है, बाद बाकी घट रहा है। तो बढ़ने वाले को खाली याद कर लीजिए, बाद बाकी आपको सब ध्यान रहेगा। तो क्या क्या बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने में आपको आयनन विभव हो गया, ठीक है। उसके बाद है और एक है आपका ऋणात्मकता बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और बढ़ रहे हैं, वही संयोजकता बढ़ रहे हैं, लेकिन संयोजकता बढ़ने के बाद घट भी जा रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाद बाकी सभी एक यहाँ ये भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति का मान क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। तो प्राप्ति बढ़ेगा, इसका मतलब ऋणात्मकता बढ़ रहा है। प्राप्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब ही होता है ऋणात्मकता बढ़ना। तो ऋणात्मकता बढ़ना, तो इससे बातों से भी रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। चलिए इस बात को आप समझ गए। वर्ग की विशेषता थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो हो गया ऊपर से, मतलब बाएं से दाएं हो गया। अब बाएं से दाएं का मतलब हो गया कि आवर्त की बात किया, किसकी बात किया, मतलब ऐसे हो गया। तो ये हो गया आपका, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो बायां से दायां गए, बायां से दायां गए, तो ऐसी परिस्थिति में हमने देख लिया। लेकिन ये तो हो गया क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन को कहते हैं आवर्त में ऐसा हुआ। लेकिन वर्ग में भी तो ऐसा हो जाता है, ऊपर से नीचे जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या असर पड़ता है, देख लीजिए।
ऊपर से नीचे आने पर। तो धातुई गुण में बोला है कि ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता है। वहाँ पढ़े थे घटता था, यहाँ पर पढ़ रहे हैं बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऊपर से ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वही क्रियाशीलता की बात करें तो वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, वही वर्ग संयोजकता के मान समान रहते हैं। वर्ग संयोजकता के मान क्या होते हैं, समान रहते हैं, कभी असर नहीं करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता समान होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगा। उसके बाद आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है वर्ग इलेक्ट्रॉन के प्रति मान जो है ना ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है। ऋणात्मकता मान घट जाता है, जो वहाँ पे बढ़ रहे थे वहाँ यहाँ ही घट रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें समान रह जा रही है, ध्यान रखना। आयनन विभव घट जाता है, आयनन विभव जो है ना घट जाता है। तो आवर्त में और वर्ग में इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। जब अभी कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है, प्राकृतिक में प्राप्त तत्व जो है ना, जो प्राप्त है वो 98 है। कृत्रिम तरीके से तत्व जो है ना 20 प्राप्त है। तो इससे पूछे गए हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 118, 98 और 20। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व जो है ना ऑक्सीजन है, और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु जो है एल्यूमिनियम है। तत्व और धातु में अंतर होता है, इसीलिए याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में उस समय एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों रहेंगे। अब पूछा रहेगा आपसे क्या चीज़, धातु, आप लगा दीजिएगा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन है, ऑक्सीजन है। लेकिन आप तत्व और धातु पर ध्यान नहीं दिए, इसीलिए ध्यान दे करके ही बनाया जाता है कि जब आपसे तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन मारिएगा, जब धातु पूछेगा तो एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में होता है। सबसे हल्का तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व की बात करें तो वो ऑस्मियम है। ठीक है, सबसे हल्का धातु तत्व, लेकिन जैसे ही आपको धातु लगा देगा तो ये हाइड्रोजन लगाना गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां हम हाइड्रोजन पढ़े हैं वहां लिथियम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, लिथियम। ठीक है, सबसे हल्का में। और द्रव जो धातु है, द्रव धातु आपको पता है, तो सबको पता है, द्रव धातु पारा और द्रव धातु ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद है सुचालक जो सबसे अच्छा है वो चांदी है। और एक और धातु है जो सुचालक है वो ग्रेफाइट है। ठीक है, विद्युत का सुचालक सबसे आघातवर्णीय धातु जो है सोना है। ठीक है, इस बात को। सबसे क्रियाशील अधातु जो है ना फ्लोरीन है। सीजियम उसके बाद है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। याद रखिएगा, न्यूनतम आयनन विभव किसके पास होता है, सीजियम के पास होता है। उसके बाद है हीलियम के पास जो है ना आयनन विभव सर्वाधिक होता है हीलियम के पास। और उसके बाद है अधिक क्रियाशील में आ जाता है सीजियम, और अधिक क्रियाशील अधातु के रूप में आ जाता है फ्लोरीन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति करने वाला कौन है, क्लोरीन। और सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन। ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है और ये दोनों ही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, क्लोरीन जो है आपका इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्त कौन करता है, तो क्लोरीन। लेकिन सर्वाधिक ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन। तो जब आपसे ऋणात्मकता पूछेगा तो फ्लोरीन को पहले रखिएगा, उसके बाद सजा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन जो है दूसरे नंबर पर आ जाता है ऋणात्मकता के मामले में। अब उसके बाद हम आपको बता दें कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो फ्लोरीन है। तो दो जगह पे आपको फ्लोरीन आंसर होता है, एक तो ऋणात्मकता और ऑक्सीकारक। ठीक है, सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग शून्य है, मतलब शून्य वर्ग में सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व है। अर्थात कहने का मतलब है, जो मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वर्ग 18 को शून्य वर्ग का तत्व माना है। किस वर्ग का, शून्य वर्ग। ठीक है, वर्ग 18 को शून्य वर्ग का तत्व माना है। एक परिणामिक तत्व अक्रिय गैस है। ठीक है, अर्थात एक ही परिणाम देने वाला अक्रिय गैस है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन, पृथ्वी पर भी पाया जाने वाला सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, और मानव शरीर में भी। ठीक है, मिट्टी तेल में जिसको रखते हैं वो सोडियम है, और हड्डियों और दांतों में जो पाया जाता है वो कैल्शियम है। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपका जो चार्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसी से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और सब तो कंसेप्ट बेसिस था, लेकिन ये सब डायरेक्टली आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम धातु कर्मीय उपचार की बात करेंगे। धातु कर्मीय उपचार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं।
धातु कर्मीय उपचार में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि धातु में जो धातु होता है वो खनिजों और अयस्कों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खनिजों और अयस्कों से। तत्व अयस्क और उनके सूत्र दिए गए हैं, इसमें से पूछे लिए जाते हैं कि भाई सोडियम का अयस्क कौन है, तो आप कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बोरेक्स को याद रखिए। बोरेक्स सोडियम का अयस्क है, बाद बाकी सब में सोडियम लगा है, पहचान लेंगे, सिर्फ बोरेक्स को आपको याद रखना है। पोटेशियम के तत्व आपसे पूछेगा तो सारा चीज़ में पोटेशियम लगा है। मैग्नेसाइट आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि मैग्नेसाइट होता है पोटेशियम का अयस्क, ठीक है। और एक होता है डोलोमाइट, दूसरा डोलोमाइट, अर्थात कहने का मैग्नीशियम में आता है। अच्छा एक मिनट, मैग्नेसाइट तो इसमें आता है, पोटेशियम का आपको याद नहीं रखना है, पोटेशियम में ऑलरेडी सब में पोटेशियम लगा है, ठीक है। ये नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम लगा ही हुआ है तो याद रखने की जरूरत नहीं। मैग्नीशियम में जो आएगा वो मैग्नेसाइट होगा, तो मैग्नेसाइट तो मैग्नीशियम से मैग्नेसाइट, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको डोलोमाइट याद रखने की जरूरत है। किसको? डोलोमाइट हो गया, कार्नेलाइट हो गया और एप्सम साल्ट हो गया। ये तीन आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये मैग्नीशियम से मिलता जुलता नहीं है। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम में जिप्सम कैल्शियम से ही बनता है, फ्लोस्फर कैल्शियम का ही बना होता है। फास्फोराइट, फास्फोराइट को तो 100% याद कर लीजिए क्योंकि आपको उस समय एग्जाम में फास्फोरस लगेगा फास्फोराइट का, लेकिन फास्फोराइट जो है ना कैल्शियम है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। बॉक्साइट है, बॉक्साइट भी बॉक्साइट इसका नहीं है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, ये तो आप पहले से भी पढ़ चुके होंगे। बॉक्साइट तो याद ही होगा, ये आपको याद करना है क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम, ठीक है, और डायस्पर, ठीक है, इस बात को ध्यान में करना है, ठीक है। क्या होगा? क्रायोलाइट हो गया, कोरंडम हो गया, कोरंडम को नीलम ही बोलते हैं, और डायस्पर, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। किससे? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के ऑक्साइड कौन कौन से है? एल्युमिनियम के ऑक्साइड से पूछे जाते हैं प्रश्न में। कॉपर के ऑक्साइड से आपको मेलेकाइट और कैल्कोसाइट, मेलेकाइट, कैल्कोसाइट और कैल्कोपैराइट। हालांकि कैल्कोपैराइट आपको लोहा में भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, लोहा रहेगा तो लोहा ऑप्शन लगा देना है, और नहीं तो आपको कॉपर ही होंगे। और टीन की बात करें तो टीन एक ही है, एक को याद रखना आपको, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। उसके बाद आपको है सीसा, सीसा में आपको गैलेना याद रखना है, ठीक है, गैलेना और सीरूसाइट, ठीक है, सीरूसाइट आपको ध्यान में रखना है, सीसा का अयस्क। और सी से सीसा, सी से सीरू, इस ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं रहेंगे। सी से सीसा और सी से सीरू, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो हम कैसीटेराइट बोले हैं टीन का, टी से टीन, टी से टेराइट, ठीक है, टी से टीन, टी से टेराइट, ऐसे बोल लीजिएगा 2 बार तो ध्यान रहेगा। टी से टीन, टी से टेराइट, सी से सीसा, सी से सीरू, ये बात को ध्यान रखेंगे तब याद रहेगा, नहीं तो ऐसे याद रखने वाला नहीं है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा हमको माइंड जो है ना इस तरह से बना लेना होता है जिससे हमको याद रह पाए, ऐसे डायरेक्टली पढ़ेंगे तो कभी याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को आपको इस तरह से याद रखना है। सिल्वर का ध्यान रखिए, सिल्वर में आपको नेटिव सिल्वर होता है और एक अर्जेंट, तो ऑलरेडी सिल्वर का अर्जेंटाइन का बना होता है, तो स्वाभाविक है कि ये आपको याद ही होगा, याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। जिंक में आपको याद करने की जरूरत है, जिंक में होता है कैलेमाइन, कैलेमाइन कई बार पूछा गया है, जिंक कैलेमाइन किसका अयस्क है, और जिंकाइट और जिंक ब्लेड तो आपको याद ही रहेगा। मरकरी में सिनोबार याद रखिएगा, मरकरी कई बार पूछा गया है, मरकरी का क्या होता है? सिनोबार। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लीजिए, HGS होता है सिनोबार का, तो याद रखिएगा HGS क्या होता है? सिनोबार। और एक जिंक ब्लेड का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ZnS होता है, ZnS, ठीक है, ये ध्यान दोनों रखना है। और उसके बाद आपको मैग्नीज का है, तो मैग्नीज का आपको ध्यान रखना है पाइरुलोसाइट, ठीक है, पाइरुलोसाइट जो है ना मैग्नीज का है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बाद बाकी आपको हेमाटाइट, आपको लोहा आ गया, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये लोहा का है। और अभी हम बताए हैं कैल्कोपाइराइट, जो कि कॉपर में भी बताए थे और यहाँ पर भी दिया गया। बाद बाकी आपको सब कुछ, सीडेराइट को सिर्फ याद रखेंगे, ये दोनों तो आपको पहले से भी पढ़े होंगे, सीडेराइट नहीं पढ़े होंगे, तो ये ध्यान रखना है। सीडेराइट का थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, FeCO3 होता है सीडेराइट का। बात करें बेरियम की, तो बेरियम में आपको जो आता है हेवी स्पार आता है, ठीक है, हेवी स्पार या बेराइटस, हेवी स्पार पूछा गया है एग्जाम में, हेवी स्पार आपको ध्यान रखना है, और बिदराइट रखना है। तो बी से बिदराइट, बी से बेरियम, बे से बेरियम और बे से बिदराइट याद रखेंगे थोड़ा सा ऐसे करके। और कैडमियम का जो होता है, कैडमियम में आता है
काइट, कैडमियम में गिरिनोकाइट। तो याद रखिए कैसे कैडमियम कैसे काइट, कैसे कैडमियम कैसे काइट, ऐसे करके 2-4 बार बोल लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, पक्का याद हो जाएगा। और इससे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डायरेक्टली फैक्ट है, ठीक है। कैडमियम गिरिनोकाइट, ठीक है, कैडमियम काइट, कैडमियम काइट, इस तरह से याद कर लीजिए। और उसके बाद है क्रोमियम, क्रोमियम का क्रोमाइट होता है, तो ये ऑलरेडी सब में लगा हुआ है, तो याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। आपको एंटीमनी याद रखना है, एंटीमनी, ठीक है, एस्टिबनाइट, ठीक है, मनी नाइट, मनी नाइट, मनी नाइट, याद रखिए ऐसे, मनी नाइट ऐसे याद कर लीजिए, याद रहेगा, ठीक है। सोना का कैलवे राइट, ठीक है, सोना का कैलवे राइट और सिल्वे नाइट्स, सिल्वे नाइट्स और कैलवे राइट्स, इस बात को ध्यान में। तो इस तरह से आपका हो गया है अयस्क, अयस्क को इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम बता दें कि अयस्क में अयस्क जब नहीं मिला रहता है, जब खनिज में खनन होता है तो उसमें शैल पदार्थ मिला होता है, जिसको हम कहते हैं अधात्री। अधात्री पूछा जाता है कि अधात्री क्या है, तो शैलीय पदार्थ होता है अयस्कों में जो मिला हुआ अशुद्धि है उसको, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। इसको गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करने की जो विधि होता है वो प्रागलन होता है। अशुद्धि हटाने की जो विधि होता है उसको क्या कहते हैं, प्रागलन, ठीक है। उसके बाद है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रागलन क्या होता है। प्रागलन जो है धातु की अशुद्धि को दूर करने का एक प्रोसेस है, और अधात्री क्या है, एक प्रकार का अशुद्धि है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। और उसके बाद है धातुमल। धातुमल क्या होता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को भी धातुमल भी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। अधात्री, अधात्री और शुद्रावक दो चीज होता है धातु का अशुद्धि, और टोटल को मिला करके हम क्या कह देते हैं, धातुमल। दो चीज ये जो ना शुद्रावक और अधात्री जो मिला होता है उसको हम धातु मल कहते हैं, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब ये शुद्रावक जो है, ऐसे पदार्थ शुद्रावक कहा जाता है। देख लीजिए शुद्रावक क्या है, द्रवण के समय अयस्क में प्रायः कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया करके द्वारा भट्ठी के ऊंचे ताप पर द्रवणशील बन जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि शुद्रावक क्या है, ये घुला देने वाला है। क्या है, घुला, किसको, अशुद्धि को। तो जब तक ये नहीं मिलाएंगे तब तक अशुद्धि घुलेगा नहीं। तो ये दोनों को मिला देंगे तो इसका नाम धातुमल पड़ जाएगा। क्या मल पड़ जाएगा। अभी अधात्री अशुद्धि होता है जो पत्थर का होता है, और ये जो होता है इसको गलाने वाला होता है धात्री का। दोनों एक साथ जब मिल गया तो एक प्रकार का द्रव बन गया, और द्रव बना तो इसका नाम क्या हो गया, धातुमल। हालांकि ये भी अशुद्धि है, ये शुद्ध नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए ये द्रव पदार्थ है और ये ठोस पदार्थ है। आगे समझ, इतना ही चीज आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा चीज पूछे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए निस्तापन। जिस प्रोसेस से हम धातु को शुद्ध करते हैं उसको हम निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन में सर जी पूछा क्या जाएगा, तो हवा की उपस्थिति रहे चाहे न रहे, ठीक है, इस प्रोसेस के लिए हवा की उपस्थिति चाहिए नहीं चाहिए, न मतलब रहेगा तब भी या नहीं रहेगा तब भी निस्तापन हो जाएगा। एक होता है जारन, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। जारन में वायु की नियंत्रित आपूर्ति चाहिए, मतलब वायु चाहिए, जारन करने के लिए वायु चाहिए, ठीक है। इसी से पूछा जाता है कि जब हम धातु को शुद्ध कर रहे होते हैं तो जो निस्तापन प्रोसेस होता है उस समय हवा की स्थिति चाहिए, उपस्थिति तो चाहिए भी नहीं चाहिए, मतलब रहेगा नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है, अयस्क से मैट्रिक्स या गैंग को पृथक करने की प्रक्रिया अयस्क सांद्रण कहलाता है। तो अयस्क में एक प्रकार का जो खराब पदार्थ होता है जिसको गैंग कहते हैं, तो गैंग को दूर करने के प्रोसेस को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब कहने का मतलब है, तो अयस्क के सांद्रण कई विधियों से, हाथ से चुन के भी कर लिया जाता है, पृथक्करण से भी कर लिया जाता है, फेन प्लावन विधि से भी कर लिया जाता है, चुंबकीय सांद्रण विधि से कर लिया जाता है, निच्छालन विधि से, इन सभी से हम क्या करते हैं, अयस्क को सांद्रण करते हैं। तो पूछा जाएगा निम्न में से किस विधियों से करते हैं, तो विधि नाम याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि उसके घनत्व के अनुकूल जैसा रहेगा उसके अनुसार वो जो है ना सांद्रण किया जाएगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करने के लिए फेन प्लावन ही चाहिए। और सल्फाइड अयस्क होते कौन कौन है, ये सब सल्फाइड अयस्क के उदाहरण है, आपको ध्यान में करना है। उसके बाद है चुंबकीय सांद्रण विधि से के लिए टीन होना चाहिए। टीन का ही सांद्रण हम चुंबकीय सांद्रण, मतलब चुंबकीय चीजों को जो है दूर, अशुद्धि को दूर कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है प्राचीन काल में सिर्फ 8 धातु ज्ञात थी। प्राचीन काल में कितने धातु ज्ञात थी, 8 धातु की बात अब चल रही है, किसकी, धातु। तो बोला है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनयान प्रदान करते हैं उसी को धातु कहते हैं। तो धातु कौन आयन बनाता है, धन आयन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद धन आयन बनाता है,
ग्रहण करने के बाद नहीं, जो ग्रहण करता है वो ऋण आयन और जो त्याग करता है वो धन आयन। तो त्याग करने से पूछा गया है कि जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो क्या बनाएगा, कौन सा आयन बनाएगा, धन आयन। ठीक है, अब प्राचीन काल में कितने प्राप्त थे, 8, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद है प्रागैतिहासिक धातु की संज्ञा, इस सबको दिया गया है, मतलब प्रागैतिहासिक काल में ये सब धातु मिले हुए थे, इसीलिए प्रागैतिहासिक। या ध्यान रखेंगे कि सोना, टीन, सीसा, लोहा, पारा, अर्जेंटीन, इन सभी को 8 धातुओं को प्रागैतिहासिक धातु कहा जाता है। तो ये 8 धातु का नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे चीज 8 धातुएं हैं। अब है भौतिक गुण, तो भौतिक गुण से आपको पता ही होगा कि इसमें धातुई चमक होता है। ठीक है, और कई है आघातवर्ध्य होता है, बहुत प्रकार के गुण होते हैं, तो इस सबको आपको एक बार पढ़ लेना है, कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद है आपको सोडियम। अब हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम भी एक धातु है। ठीक है, सोडियम क्या है, एक धातु है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना सकता है, धनायन बना सकता है। तो उससे नहीं, सोडियम यौगिक से पूछे जाते हैं। सोडियम यौगिक के बारे में जान लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यौगिक के बारे में पूछा जाता है, जिसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा कि कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रो, इसका फॉर्मूला NaOH होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दाहक भी कहा जाता है, दाहक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाहक सोडा। तो दाहक सोडा तो कोई कोई सुना रहता है, हाइड्रोक्साइड तो सभी सुने रहते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा सभी सुने रहते हैं, लेकिन यही चीज पूछ लिया जाए कि दाहक सोडा कौन है, आप कंफ्यूज करके जा पढ़वे नहीं किया। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज जो है ना यूनिक है, आप ध्यान रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी बनाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, Na2CO3, इसको धोबन सोडा के नाम से भी जानते हैं या वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट को ही हम धोबन सोडा और वाशिंग सोडा कहते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं, शीशा, साबुन, कागज, कॉस्टिक सोडा बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग ध्यान रखना है, बस इतना। अपमार्जक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखना है, NaHCO3। ठीक है, इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है बेकिंग पाउडर बनाने में इसका काम आता है। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुके हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। अब है ग्लोबल साल्ट। ठीक है, ग्लोबल साल्ट होना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल साल्ट। अब ये ग्लोबल साल्ट होता क्या है, तो सोडियम सल्फेट में 10 गो जल अणु मिला देंगे तो ये ग्लोबल साल्ट बन जाएगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं। तो सोडियम हो गया, सल्फेट हो गया। सोडियम सल्फेट में 10 गो जल अणु मिल जाएगा तो सर जी क्या बन जाएगा, ग्लोबल साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लोबल साल्ट। तो ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई ये बताइए कि ये कौन चीज है, तो ग्लोबल साल्ट है। ठीक है, अब है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो सबको पता है, नमक का सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है। तो पूछा जाता है कि जिस समय नमक रहता है उस समय उसके साथ क्या मिला रहता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिला रहता है। ठीक है, ये परसुएदी का काम करता है। उसके बाद है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, इसका उपयोग जो है ना नाइट्रिक अम्ल बनाने में करते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला तो याद नहीं रहेगा, आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, थायोसल्फेट में H2 जरूर होता है और O3, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 गो जल होता है, H2O3 और 5 गो जल याद रखिएगा, H2O3 और 5 गो जल याद रखेंगे। उसके बाद है इसको हाइपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जानते हैं। हाइपो किसे कहा जाता है, सोडियम थायोसल्फेट को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोरेक्स और सुहागा। बोरेक्स और सुहागा का फॉर्मूला याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, Na2 हमेशा जब भी ये बनाते हैं यौगिक, तो सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर सब में Na2 आता है, Na2 आता है, याद रखें। तो आपको ध्यान क्या करना है, सिर्फ B4 और O7, B4 और सुहागा में B4 है और O7 है, अब बाद बाकी 10 गो जल है, 10 गो जल है। जल का मतलब H2O, आगे ना क्या याद रखना है कि B4 है, O7 है और 10 गो जल है, बस इस बात ध्यान में रखिए, यही है सुहागा। ठीक है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं होती है, याद रखेंगे। उसके बाद है माइक्रोमिक्सिक लवण। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन फॉस्फेट और माइक्रो
माइक्रोकॉस्मिक लवण होता है। इस बात को अभी ये सब नहीं पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखें। आगे है फ्लैश लाइटिंग रिबन। मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब मैग्नीशियम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फ्लैश लाइट रिबन के रूप में, फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी के रूप में। आतिशबाजी क्या होता है, पटाखा उटाखा जो छूटता है ना, तो उसमें जो रंग दिखता है, पटाखा छूटता है तो रंग दिखता है ना, तो उस समय जो आतिशबाजी उसी को कहते हैं। तो आतिशबाजी के रूप में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है रंगीन दिखने के लिए। फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब हम मैग्नीशियम से कुछ मिश्र धातु बनाए जाते हैं जो हवाई जहाज में प्रयोग होते हैं, तराजू में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नीशियम से मैग्नीशियम मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम। एक होता है ड्यूरालिनी लूमिन। ठीक है, तो ड्यूरालुमीन जो होता है इसमें 95% एल्युमिनियम ही होता है, और इसमें भी 95% एल्युमिनियम होता है। मैग्नीशियम मात्र 2% होते हैं। ठीक है, हवाई जहाज और प्रेशर कुकर में इसका काम आता है। तो डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे कि हवाई जहाज और प्रेशर कुकर में किस मिश्र धातु का काम करते हैं, तो ड्यूरालुमीन। ठीक है, ड्यूरालुमीन। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम मिश्र धातु काफ़ी हल्का होता है, इस बात को ध्यान में रखना है तराजू के लिए, इसीलिए इसका तराजू के और हवाई जहाज़ों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेशर कुकर और ये हम बता ही दिए हैं आपको, इलेक्ट्रोड जो है ना, हवाई जहाज़ों और मोटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। ठीक है, फ्लैश बल्बों में जो है ना नाइट्रोजन गैस होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब देख लीजिए, मैग्नीशियम से कुछ यौगिक बनते हैं जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो चीनी के निष्कर्षण में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है चीनी निष्कर्षण में कौन, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट को हम इप्सोमाइट के रूप में या इप्सम को गर्म झरनों में पाया जाता है। गर्म झरना में इप्सम के रूप में ये पाया जाता है मैग्नीशियम। तो ज़्यादा कुछ उसमें नहीं पूछा जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट को डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट याद रखिएगा, इसको हम डोलोमाइट कहते हैं। अब आ गया एल्युमिनियम। क्या आ गया, एल्युमिनियम जो है ना क्रायोलाइट से पाया जाता है, और भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में ये धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है ना भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में धातु है। ये ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो है ना विद्युत अपघटन विधि से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइड है, और विद्युत अपघटन विधि से आपको एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम प्राप्त करने की कौन सी विधि है, विद्युत अपघटन। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है इसका प्रयोग वायुयान और मोटरों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वायुयान और मोटरों। इससे जो है ना कई प्रकार के मिश्र धातु बनते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एल्युमिनियम की प्रतिशत 10 मात्रा है, एल्युमिनियम है। तो आपको मैग्नीशियम याद रखना है, मैग्नीशियम जो है ना वायुयान के निर्माण में काम आते हैं। तो कौन सा एल्युमिनियम धातु है जिसमें वायुयान में काम आते हैं, तो मैग्नीशियम भी काम में आता है। लेकिन यहाँ पे आपको एल्युमिनियम का पूछेगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। और उसके बाद है नीलोय भी वायुयान के काम में आते हैं, और ड्यूरेलुमीन। अभी ड्यूरेलुमीन के बारे में पढ़े थे, ये ऑलरेडी वहाँ पे मैग्नीशियम भी होगा। मैग्नीशियम है कि नहीं है, और एल्युमिनियम भी है। अब देख लीजिए, ये गैसोलीन के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है गैसोलीन में। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। कौन सा ऑक्साइड बनाता है, उभयधर्मी। बोल कितना टाइम, बहुत हो गया क्या, बस अब थोड़ा ये पेज करके। अब है पोटास एलम के रूप में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, पोटास एलम के रूप में।